ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। मैंने दुनिया के अंधेरों से लड़कर सीने में अपने जला रखा है चराग। दिल्ली के एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखने वाली दीपा मेहंदी रत्ता हमेशा बड़ी होकर कुछ बनना, कुछ करना चाहती थीं, जिससे उनका और उनके घर वालों का नाम रोशन हो सके। वालिद चूंकि डॉक्टर थे तो शुरू से ही सारी चीजें देखी थीं जो कामयाब होने के लिए चाहिए होता है। दीपा ने इंटरमीडिएट के बाद जनरल पढ़ाई की तरफ अपना रुख न करके बीटेक किया और पढ़ाई के बाद कई कंपनियों में सालों तक काम करती रहीं। फिर वो वक्त भी आया जब दीपा की शादी दिल्ली के ही एक पढ़े लिखे नौजवान से कर दी गई। इस मामले में दीपा बहुत खुशनसीब निकली कि जो उसका हमसफर बना वो हम ख्याल भी था। देखिए, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं तो कहूँगा उनका हाथ ही नहीं है, वो तो पूरे ही मेरे साथ हैं। मतलब एक कंप्लीट जिसे कहते हैं, दिल से, दिमाग से, हर चीज़ से मेरे साथ हैं। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि वो जो काम कर रही हैं, मतलब एक दिल लगा के डेडिकेशन का मतलब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, या तो आप घर संभालते हैं या बाहर संभालते हैं, वो दोनों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। पूरी फैमिली को हो गई, मतलब इवन तक कि हमारे जो रिलेशन में है, रिलेटिव्स हैं, सबको समय देना, सबसे बात करना, लोगों से मिलना, लोगों के लिए काम करना, मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये अभी से नहीं स्टार्ट है, ये मैं आपको बताऊँ, ये उनकी आदत शुरू से रही है। मतलब मैं बात करूँ शादी से पहले की, क्योंकि मैं उनको शादी से पहले लगभग 8 साल पहले से जानता हूँ, तो मैं उनका देखता था ये एक्टिविटी ना। तब भी वो क्या करती थी, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना, जिनके पास पैसे हैं ठीक है, नहीं है पैसे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना, और मतलब कोई आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो उनके घर पे भी जा कर के वो एजुकेट करती थी उनको। और ये उनकी शुरू से आदत रही है, शायद ये उनका पैशन रहा है शुरू से, इसमें घुसना, इसी में करना, इसी तरीके से करना, वो आज बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले कोविड के बाद से वो चीज़ें और ग्रोथ कर रही हैं। पहले तो हम लोग एक सिमट होते थे कि भाई लोगों को जाके घर में थोड़ा सा पढ़ाना या थोड़ा बहुत हेल्प करना, अब हम लोग उसको बड़े लेवल पे भी करते हैं। धीरे धीरे शादीशुदा जिंदगी को बखूबी चलाती रहीं और घर और अपने दफ्तर दोनों की ड्यूटी निभाती रहीं। दीपा की जिंदगी में वो मोड़ भी आया जब वो बच्चों की माँ बनी। एक लड़का जो सीए कर रहा है और बेटी बेंगलोर से बीबीए कर रही है। कुछ दिनों बाद दीपा ने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया। हालांकि शुरू में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिरकार दीपा कामयाब बनी। आज दीपा न सिर्फ एक कामयाब कारोबारी खातून हैं, बल्कि औरों को भी बिजनेस में कामयाब होने के तरीके बताती हैं और उनकी मदद भी करती हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। नाजरीन आदाब, मैं हूं पूजा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की हो। तो नाजरीन, आज की हमारी शख्सियत है दीपा मेहंदी रत्ता। दीपा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। दीपा जी जो कि 2 कंपनियों की मालकिन हैं, एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। दीपा जी, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही मैं बहुत स्वाभिमानी थी। ये मेरी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। इसी के साथ ही मेरे जो बचपन है, अगर मैं बात करूँ स्टडी की, तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ मैं बचपन से ही। इसके साथ मेरा एक पैशन था म्यूज़िक के लिए। मेरा हर दिन हर पल रेडी रहती थी मैंने कोई भी ऐसा मेरे स्कूल में ऐसा फंक्शन नहीं हुआ, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन ना किया हो। इवन कोई भी मेरा कंपटीशन होता था बाहर भी स्कूल के, तो उसमें भी मैं जाया करती थी और मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं स्कूल के लिए कुछ ना कुछ मेडल जीत कर ज़रूर आऊँ। और मैंने कई सारे मेडल जीते हैं। क्या करते हैं? दोनों को बैलेंस करना उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि पढ़ाई भी देखनी होती थी, कई बारी एग्ज़ाम सर पे होते थे और कंपटीशन की भी तैयारी करनी होती थी।
अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे देखना होता था कि 50% कैसे देना है या 90% किसको देना है, उस तरह से मुझे बैलेंसिंग करनी होती थी। लेकिन मैंने बखूबी उन दोनों चीज़ों को अपने साथ में रखा और काफ़ी सालों तक मैं म्यूज़िक से जुड़ी रही। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बनाने नहीं दिया जाता वहाँ पे। धीरे धीरे सफ़र बढ़ता रहा, म्यूज़िक छूटता गया, पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ता रहा। आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने CS ज्वाइन किया, कंपनी सेक्रेटरी। उसमें मैंने एंट्रेंस, फाउंडेशन ऑल क्लियर किया। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया और मुझे CS छोड़ना पड़ गया, जो कि मेरा ड्रीम था और वो मैं पूरा नहीं कर पाई उस दौरान। उसके बाद मेरे लिए जो था वो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मदर थी। मुझे और कुछ उस समय दिखाई नहीं दिया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने अपने डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि क्योंकि मेरे घर पे मेरी जो सिस्टर हैं उनकी मैरिज हो गई थी, घर में सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर थे और मेरा ब्रदर बहुत छोटा था, तो उस टाइम सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर आ गई थी। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि पढ़ाई तो मैं फिर कर लूँगी, लेकिन शायद मदर के पास मेरा होना, उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगभग 6 से 7 महीने लगकर उनकी सेवा करी और जो डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया, डॉक्टर्स ने मुझे खुद बोला कि ये आप लोगों के करने का नतीजा है, हम लोगों का कुछ भी नहीं है। और हमने उनको बचाया। मतलब बचाने वाला तो देखिए वैसे खुदा ही होता है, लेकिन फिर भी हमने जो हमारी मुमकिन कोशिशें थी हमने पूरी की। तो मेरा एक स्टडी में एक गैप आ गया था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं CS स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा है, तो मैंने एंट्रेंस दिया पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। लकीली मेरा उसमें हो गया और मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। वो सिलसिला चलता रहा। वहाँ पर भी मेरे जो स्कोरिंग होती थी वो बहुत बेस्ट रहती थी। आपने इंजीनियरिंग भी की है। उस समय में जिस समय लड़कों के लिए ये स्ट्रीम चुनी जाती थी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? किस तरह से आपने इस चीज़ को किया, इसके बारे में बताइए। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश बिल्कुल भी इस तरह से नहीं की है कि मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला, तुम हमारा लड़की नहीं हो, लड़का हो, और तुम्हें बिल्कुल आज़ादी से रहना है, जो तुम करना चाहती हो वो तुम्हें करना है। और इसीलिए मैंने कभी भी ये मतलब मेरे जहन में आया ही नहीं कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे प्रोफेशन चुनने के लिए किसी की मदद की या कोई मुझे गाइड करेगा कि आपको ये नहीं करना वो करना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे मन में जो चीज़ आई, मेरे माँ बापों ने उस चीज़ को पूरा किया है कि अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी करना है तो आप वो करो, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, जो आपका मन है आप वो करो। कोई भी हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो मेरे दिल ने कहा, जो मैंने सोचा, मैंने उस प्रोफेशन में अपने कदम रख दिए। आपने बहुत सी कंपनीज में काम किया, लेकिन ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि आपको अपनी कंपनी शुरू करनी है? इसके बारे में बताइए। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी पूजा जी कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन कोरोना का वो टाइम आया जब सारे लोग घर के अंदर बंद थे। मैंने ज़िंदगी भर जॉब ही करी है, लेकिन उस दौरान मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमें सोशलिज़म भी करना चाहिए। लोग इतने परेशान थे, त्रस्त थे। मेरे ख्याल से वो समय आना भी ज़रूरी था, क्योंकि लोग मानवता को भूल चुके थे। उस समय एक्चुअल में देखा गया कि लोग मानवता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उस समय मैंने भी ये सोचा कि हमें भी कुछ करना है इस मानवता को बढ़ाने के लिए। अगर हमने लोगों की मदद नहीं की तो शायद हम अपने राष्ट्र के लिए हमारा कोई भी योगदान नहीं हो पाएगा। तभी मैंने अपने परिवार से डिस्कस किया कि हम ऐसा क्या करें कि लोगों की मदद हो, क्योंकि इकोनॉमिकली जो लोग होते हैं उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि अगर वो 3 महीने तक घर पे बैठ जाएं तो उनके पास दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए पैसा हो। तो उस दौरान मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर हम इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ तो इन लोगों का दोबारा से काम करना संभव हो पाएगा। और इसके लिए हम इनका क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इनकी एक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पैसे से इनकी मदद करेंगे, इनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि ये अपने कामों को दोबारा से शुरू कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि देखिए, चैरिटी तो हम एक बार कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं चैरिटी करती भी हूँ। मैंने कई सारे NGOs को भी पैसा दिया, प्रधानमंत्री फंड में भी मैंने पैसा दिया, हर जगह जहाँ जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत थी मैंने वहाँ किया। लेकिन देना उस समस्या का समाधान नहीं है। हमें उस इंसान को खड़ा करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने परिवार को पाल पाए।
तो इसीलिए मैंने उस दौरान ये डिसीजन लिया और अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी कंपनी का मेन उद्देश्य ही है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। कुछ सीखा है हमने मैम से यहाँ पर काम करके, कैसे लोगों से डील करना है, वो लेडीज़ों की इतनी हेल्प करती हैं, मतलब मोटिवेट हुए हैं आज तक हम मैम से। जितना भी हमने मैम से सीखा है, लोगों की हेल्प करना, हर चीज़ को लेके मैम आगे रहती है हर काम में, जैसे भी है सब लोगों की मदद करना है, हमें सिखाना है। कुछ मिस्टेक्स होती हैं मैम, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमें डांटते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत प्यार से वो समझाती भी हैं। जो हम काम संभालते हैं उसमें ये रहता है कि मैम अगर यहाँ नहीं है तो हम उनसे फ़ोन पर हम उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं मैम से। अगर मैम फ़ोन भी पिक नहीं करते हैं तो हमने इतना टीम बिल्डअप है हमारा कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके सब काम प्रॉपर वे में कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे हम मैम से कांटेक्ट करते हैं, मैम हमने पूरा दिन आज ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें रुक गई हैं, या प्रॉपर वे में मैम को शाम को सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैम को अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि मैम ने एज अ वूमन जितनी भी चीज़ें अचीव की हैं, एक चीज़ देखते हैं हम बहुत खुश होते हैं कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। दीपा मैम को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनसे मतलब काफ़ी चीज़ें सर सीखने के लिए मिलती हैं। ये नहीं है कि सर उनसे डर के बात करें, बिल्कुल नहीं सर। मैम एक फीलिंग समझती है कि मतलब जैसे बात करते हैं हम, बिल्कुल वो नहीं है। बस ये है कि हम अपनी परेशानी बोलते हैं तो वो बिल्कुल मतलब हमें समझती हैं सर, बाकी लेडीज़ों को भी समझती हैं सर। ये नहीं है कि मतलब उनसे हिचक के बात करें या कैसे भी नहीं सर, हम बिल्कुल फ्रेंडली है मैम। सर सबसे अच्छी चीज़ वो समझती है हमें सर। ये नहीं है कि मतलब एक हिचक होती है सर कि नहीं इनको बताए या नहीं बताए कि क्या है, वो हर चीज़ हमारी पहले से पहले समझ जाती है कि हमें क्या बोलना है। तो दीपा जी, किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू? मेरा बिज़नेस अभी दिल्ली NCR में मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे मेरी टीम और मैं खुद विज़िट करते हैं सबसे पहले, और वहाँ पे एरिया में जाके हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने काम को शुरू करना चाहते हैं, क्या काम वो करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उनको उस प्रोफेशन की नॉलेज देते हैं कि किस तरह से आपको ये काम करना है। जब उनको उस प्रोफेशन की हम नॉलेज देते हैं, उसके लिए चाहे मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है, कोई जो उसका एक्सपर्ट होता है, हम उससे राय लेते हैं और फिर उनको गाइडेंस देते हैं। आफ्टर डेट जहाँ पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और लोन जो है वो धनीज जो हमारा ग्रुप है वो खुद ही देता है। दीपा जी, आप किस तरह से औरतों को मदद करती हैं अपने काम से, ये बताइए। एक महिला होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी महिला किसी सपोर्ट के बिना ना रह जाए। इस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं महिलाओं को सशक्त करूँगी। मेरे हिसाब से इस भारत की पॉपुलेशन का अगर मैं 4 भागों में विभाजन करूं, तो एक बुजुर्ग समाज आता है, एक बच्चे आते हैं, एक मेल आता है और एक फीमेल आता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ से अगर इस चीज़ को सोचती हूं कि अगर बुज़ुर्गों को और बच्चों को हम कोई भी काम ना दें, तो भी सारा बर्डन, अगर महिलाएं भी कुछ ना करें तो सारा बर्डन जो है वो एक पुरुष पर आ जाता है। इस चीज़ को लेकर भी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मेल ही काम ना करें, महिलाएं भी उसमें अपना पूरा योगदान दें, ताकि दोनों जने मिलकर इस देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकें। और इसके लिए जहाँ जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर तैयार हूँ। कहने को तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जितना भी योगदान हो सके मैं उतना योगदान करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी मुमकिन मैं प्रयास करूँ अपनी महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो भी समाज में एक अपना नाम दर्ज कर सकें। दीपा जी, वैसे तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं महिलाओं को सशक्त करने का, कि आप घर भी संभालती हैं, अपने कारोबार को भी संभालती हैं, आपके 2 बच्चे हैं, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो किस तरह से आप ये सब कुछ मैनेज करके चलती हैं? पूजा जी, चैलेंजेस तो मेरी लाइफ में बहुत आए हैं और उसको फेस करने के लिए शक्ति भी भगवान ने औरतों को बहुत दी है, और सभी औरतें उसको बखूबी निभाती हैं। घर और परिवार और बिज़नेस, इन सबको बैलेंस करने के लिए भी शक्ति मुझे नहीं पता कहाँ से मिली है, लेकिन मेरे अंदर आई। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम इस समाज में आए हैं और उस समाज के लिए ही मैं कुछ ना कर पाऊँ तो मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। लेकिन इस चीज़ में मैं अपनी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट मानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी भी ये नहीं बोला कि मम्मी आप हमें समय नहीं देते हो। उन्होंने हमेशा बोला कि मम्मी आप आगे बढ़ो और करो।
हम जैसे हैं, जितना आप हमें समय देते हो हमारे लिए बहुत है, लेकिन जो आप दुनिया के लिए कर रहे हो क्या पता वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो रही हो। जो हमारे काम अपने आप बनते जाते हैं, क्या पता उस बात के पीछे आपका यही समाज कल्याण हो। तो इसीलिए कभी भी मेरी फैमिली ने मुझे रोका नहीं और हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे इन लॉज ने भी, मेरे माता पिता ने भी, मेरे बच्चों ने भी, और इवन हर जगह मेरे जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी मेरे HODs ने भी, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और उन्हीं लोगों की दुआओं से, उन लोगों की सपोर्ट से ही मैं आज जो भी कुछ बनी हूँ, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों की दुआएं मानती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि या तो आप बिजनेस करते हैं या फिर आप समाज सेवा करते हैं, वो दोनों ही करती हैं। बिजनेस भी संभालती हैं, समाज सेवा में पूरा समय देती हैं अपना। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एरिया को लोकेट करते हैं कि किस एरिया में जाके हम लोगों को काम करना है। फिर उस एरिया की वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में जो स्लम एरिया हैं या गरीब औरतें जहाँ ज़्यादा रहती हैं, जिनको एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है और शायद कहीं ना कहीं उनके पास मदद नहीं पहुँच रही, हम लोग उनको फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका बैकग्राउंड पता करते हैं, किस तरीके का वो लोग काम करना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है। फिर हम उनसे बात करते हैं, उनसे प्लान करते हैं, फिर उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हों, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। हमारा बेसिकली काम यही रहता है, मतलब फाउंडेशन ये काम करती है। दीपा जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सोचती हैं अब आप आगे के लिए? फ्यूचर प्लान्स में मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने लगभग 5000 प्लस महिलाओं की मदद की है, लेकिन आगे का मेरा प्लान है कि मुझे इस गति को और तेज़ी से बढ़ाना है और 5 लाख तक मुझे पहुंचना है। हमारी दुआ है कि आप बहुत ही जल्द वहां तक पहुंचेंगी। दीपा जी, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पूजा जी, मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छी सोच के लिए, एक अच्छे काम करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और वो मैं हर एक माँ बाप को ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती है। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन पढ़ाई आड़े आ ही जाती है। तो इसीलिए एजुकेटेड कीजिए अपने बच्चों को, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, वो अच्छा काम करे एक अच्छी सोच के साथ, उनके अंदर ईमानदारी डालिए और अपने राष्ट्र की, अपने माँ बाप की और अपने परिवार की रिस्पेक्ट करें। यही मेरा संदेश है। और इसके साथ ही मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। रोशनी के जो खुद हो मोहताज, भीख मांगो ना तुम उनसे उजालों की, बंद आँखों से वो काम कर जाओ, आँख खुल जाए आँख वालों की। दीपा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी ज़िंदगी का कुछ अहम किस्से हमसे शेयर किए और हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। पूजा जी, आपका और दूरदर्शन की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट आपका जो कार्यक्रम है उसका मुझे आपने हिस्सा बनाया और मेरे लिए इतना अपना कीमती आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे दीपा मेहंदी रत्ता को। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।